हेलो दोस्तों, वेलकम इन अवर आस्था रीड क्लासेस और मैं हूँ नीलम सोनी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है समस्या समाधान। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है परंतु लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं होता। यदि हम अपनी कठिनाई पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान का अर्थ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना। इसे हम एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्यास लगने पर पानी की इच्छा होना, और इस समस्या का समाधान हम निकट के प्याऊ पर जाकर पानी पीकर कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे रेगिस्तान में किसी विशेष स्थान पर जल प्रणाली का विकास करने की इच्छा होना। इस समस्या के समाधान के लिए हमें विभिन्न फैक्टर्स पर विचार करना पड़ता है, विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं, जैसे कि जल का जो व्यवस्था है वो कैसे हो, उस जल को उस स्थान विशेष तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सभी कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से हो एट एक्स्ट्रा। तो इन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या हुआ, समस्या समाधान हुआ। समस्या समाधान के जो प्रवर्तक कहे जाते हैं या जो विकास किन्होंने किया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है जॉन ड्यूवी जो है इनका विकास करने वाले हैं। समस्या समाधान विधि का जो विकास किया गया है वो जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया है। लेकिन इसका प्रारंभ में जो यूज़ किया था, प्रयोग जो करते हैं वो सुकरात करते हैं, और वो अपने आध्यात्मिक संवादों की अभिव्यक्ति करने के लिए समस्या समाधान विधि का उपयोग करते हैं। सुकरात के साथ साथ सेंट थॉमस ने भी इस समस्या समाधान विधि का उपयोग किया है। अब हम इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। स्किनर कहते हैं कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। जैसे कि हमने देखा कि रेगिस्तान में क्या है, जल प्रणाली विकसित करना है, तो स्वयं यहाँ पर रेगिस्तान ही सबसे बड़ी बाधा है और उसमें भी जल प्रणाली विकसित करना बहुत ही बड़ा बाधा है। तो इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना और उसके लिए एक माध्यम ढूंढ लेना ही समस्या समाधान है। वेरान कहते हैं कि समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे स्किनर में जो बिल्ली है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रयास करती है और उन प्रयासों में से किसी एक प्रयास को वो चुनती है और हर बार वह उसी प्रयास से लीवर को दबाती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इस प्रकार विभिन्न अनुक्रियाओं को करने से और फिर उनमें से एक अनुक्रियाओं को चुनना ताकि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वही समस्या समाधान है। मैटलिन समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। पहले पहलू है मौलिक अवस्था। यह समस्या आने पर उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमें हमारे घर से 3 किलोमीटर आगे जाकर सब्जी लेके आनी है, तो यहाँ पर मौलिक अवस्था है, समस्या आने पे उत्पन्न हुई है, अर्थात ये जो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कैसे पार की जाए। दूसरी है लक्ष्य अवस्था, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद, यानी कि हम जो ये 3 किलोमीटर की दूरी है, अर्थात ये घर और इस घर से ये 3 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको जब पार कर लिया तब ये अवस्था आती है। और तीसरी होती है नियम, वह कार्यविधि जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने पे अपनाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है और हमने किस विधि से वहाँ पर पहुँचे, हम बाइक से पहुँचे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचे या किसी से लिफ्ट लेके पहुँचे, किस विधि के द्वारा हमने इस दूरी को तय किया है, यह क्या है, नियम है। इस प्रकार जिस विधि के द्वारा हम अपनी समस्या समाधान करते हैं वह नियम कहलाता है। समस्या समाधान विधि के कई प्रकार हैं, कई उपाय हैं। उनमें से मुख्य है यादृच्छिक अन्वेषण विधि और स्वतः अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक। यानी कि एक हुआ आपका क्रमिक और दूसरा हुआ अक्रमिक, अक्रमबद्ध। अर्थात
एक है आपका सिस्टमेटिक, दूसरा है अनसिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक होता है उसमें छात्र अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जितने भी चरणों का वो उपयोग करता है उसका अपना डेटा रिकॉर्ड करके रखता है, जबकि जो अनसिस्टमेटिक होता है उसमें जितने भी प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि बिल्ली ने किया, बिल्ली ने हर बार प्रयास किया और उन प्रयासों को भी दोहराया, तो उसमें उसने जितने भी प्रयास किए उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जो आप हमारी सिस्टमेटिक है उसमें हम बच्चों से कहते हैं कि आप ओ एन और एस के माध्यम से कोई एक अर्थयुक्त शब्द बनाइए, तो इन लेटर्स को लेके जो विद्यार्थी प्रयास करता है वो उसे रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ओ एन एस लिखता है, सेकेंड अटेम्प्ट में वो एन ओ एस लिखता है और थर्ड अटेम्प्ट में वो एस ओ एन लिखता है। तो यानी कि जो भी गलत प्रक्रिया उनसे हुई थी उसे उसने नहीं दोहराया और अंत में वो क्या करता है, अपना राइट आंसर ही समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ बिल्ली थी जिसने अपनी किसी भी प्रयास को रिकॉर्ड करके नहीं रखा, ना ही उस पर इतना फोकस किया। हर बार उसके प्रयास में वो असफल प्रयास भी काउंट होते गए। यानी कि इस पूरे यादृच्छिक अन्वेषण विधि में प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। सिस्टमैटिक में फर्क कितना है कि उन प्रयत्नों की, उन त्रुटियों की का जो रिपीटेशन होता है वो नहीं होता, जबकि अनसिस्टमैटिक में उन त्रुटियों का रिपीटेशन भी होता है। दूसरी तरफ हमारी आती है स्वतः अन्वेषण विधि, जिसमें पहली होती है हमारी अंतर्दृष्टि, जिसका प्रतिपादन कॉलर ने किया और हम सब ने देखा कि इस सिद्धांत में जो सुल्तान था उसने अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए अपनी सभी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निकाल लिया। और दूसरी तरफ होती है वैज्ञानिक विधि, जिसमें कि वैज्ञानिक युक्तियों का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि समस्या समाधान की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यादृच्छिक अन्वेषण विधि, दूसरी होती है स्वतः अन्वेषण विधि। यादृच्छिक अन्वेषण विधि दो प्रकार से होती है, एक होती है सिस्टमैटिक और दूसरी होती है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक हो चाहे अनसिस्टमैटिक हो, ये दोनों ही प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। स्वतः अन्वेषण विधि अंतर्दृष्टि यानी कि कोहलर आपको याद रखना होगा, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक प्रविधियों द्वारा इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। अब हम आते हैं कि जब हम समस्या समाधान करते हैं तो इनके चरण कौन कौन से होते हैं। इनका पहला चरण होता है समस्या को समझना। सबसे पहले कि यही कि समस्या क्या है और वास्तव में समस्या समाधान के योग्य है अथवा नहीं। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है जानकारी का संकलन। इस सोपान के अंतर्गत व्यक्ति समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है। हो सकता है कि इससे पहले किसी और व्यक्ति ने इसी प्रकार की समस्या का हल किया हो, तो वह अपनी समय की बचत कर सकता है और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे कि हमने कहा था कि अगर रेगिस्तान में हमें क्या करनी है, जल प्रणाली को विकसित करना है, तो यदि किसी और ने वहाँ पर अन्य स्थान पे जल प्रणाली हो तो उसके डेटास को और उसके प्रयासों को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है संभावित समाधानों का निर्माण। इस सोपान में व्यक्ति संग्रह की गई जानकारियों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित कर लेता है। वह जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतनी ही अधिक उत्तम उसकी विधियां होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इस स्टेप में क्रिएटिव थिंकिंग कार्य करती है, यानी सृजनात्मक जो चिंतन है यहाँ पर आपका कार्य करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है संभावित समाधानों का मूल्यांकन। इस सोपान में व्यक्ति निर्धारित की जाने वाली विधियों का मूल्यांकन करता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वह प्रत्येक विधि के प्रयोग के परिणामों पर विचार करता है। इस कार्य में उसकी सफलता आंशिक रूप से उसकी बुद्धि और आंशिक रूप से
संग्रह की गई जानकारियों पर निर्धारित करती है। यानी कि उसकी जितनी बुद्धि होगी वो, और उसने कितने प्रकार से डेटा को कलेक्ट किया है, ये सारा यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है संभावित समाधानों का परीक्षण। इस स्टेप में व्यक्ति उन विधियों का प्रयोगशाला में या उसके बाहर परीक्षण करता है कि जो पानी हमें वहाँ पहुँचाना है रेगिस्तान में, वो पाइप विधि से पहुँचाया जा सकता है या किसी टैंकर के माध्यम से या फिर किसी अन्य उपाय द्वारा जल वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो इसका पहले क्या हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद होता है निष्कर्षों का निर्माण। निष्कर्षों का निर्माण जो होता है वो इन परीक्षणों के आधार पर होता है। फलस्वरूप वह यह अनुमान लगा लेता है कि समस्या समाधान करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, और उसके बाद होता है प्रयोग। लास्ट में वो क्या करता है, अपने समाधान का प्रयोग करता है कि निश्चित की गई विधि के द्वारा अब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जल की जो प्रणाली है उसको विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार से समस्या समाधान के जो चरण होते हैं, पहला जो स्टेप होता है समस्या को समझना, दूसरा स्टेप होता है जानकारी का संकलन करना, तीसरा होता है संभावित समाधानों का निर्माण, चौथा होता है संभावित समाधानों का मूल्यांकन, पांचवा होता है समाधानों का परीक्षण, छठा होता है निष्कर्षों का निर्माण, और अंत में हम करते हैं उसका प्रयोग। इस तरह से समस्या समाधान विधि के जो चरण होते हैं वो 7 चरण होते हैं। अब हम देखते हैं कि समस्या समाधान विधि का क्या महत्व है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह में रुचि जागृत करती है। छात्र समस्या समाधान विधि को जानने के लिए, और इस विधि से शिक्षण कार्य जब किया जाता है तो छात्र शिक्षण के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा काम आता है, वो होता है आत्मविश्वास कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। और जब शिक्षक समस्या समाधान विधि के द्वारा शिक्षण कार्य करवाता है तो शिक्षार्थी अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का भी डट कर मुकाबला कर लेता है, उन समस्याओं का समाधान भी कर लेता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। यहाँ पर कोई काल्पनिक कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा निश्चित निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट है विचारात्मक व सृजनात्मक चिंतन व तार्किक शक्ति का विकास। इस समस्या समाधान विधि के द्वारा छात्रों की विचारात्मक शक्ति डेवलप होती है, उनका सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है एवं साथ के साथ तार्किक शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट है भावी जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान का प्रशिक्षण उन्हें यहीं से प्राप्त हो जाता है, यानी कक्ष से ही वह अपनी भावी समस्याओं के समाधान का क्या करता है, निराकरण कर लेता है। अनुशासन व उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति समस्या समाधान के माध्यम से होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समस्या समाधान है वो स्थायी ज्ञान देने के लिए, रुचि जागृत करने के लिए एवं भावी जीवन में समस्याओं के समाधान करने के लिए छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अतः शिक्षक को समस्या समाधान विधि द्वारा सामाजिक ज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए। परंतु इस समस्या समाधान विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक को कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला है कि समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। यदि आप एक सामान्य सी समस्या छात्रों के सम्मुख रख देंगे तो छात्र उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। दूसरा है समस्या विद्यार्थियों की आवश्यकता, आयु और बौद्धिक स्तर अनुसार होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक को ये देख लेना चाहिए कि जो समस्या है वो उनकी छात्रों की आवश्यकता, आयु और बौद्धिक स्तर अनुसार है अथवा नहीं। दूसरा है समस्या का स्वरूप और समाधान निश्चित होना चाहिए, यानी शिक्षक को वही समस्या छात्रों के सम्मुख रखनी चाहिए जिसका एक समाधान होता हो। ऐसी कोई भी समस्या वह उनके सम्मुख ना रखे जिसका समाधान न हो। समस्या प्राप्त साधनों के अनुकूल होनी चाहिए। इस बात का शिक्षक विशेष रूप से ध्यान दे कि वही
समस्या छात्रों के सम्मुख रखी जाए जिसका समाधान करने के लिए उनके पास साधन हो। ऐसी कोई भी समस्या ना हो कि जो साधन है वो अप्राप्य हो। समस्या बालकों के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, अर्थात समस्या बालकों से संबंधित होनी चाहिए। यदि समस्या बालकों से संबंधित है, उनके वातावरण से संबंधित है, तो छात्र इसमें रुचि लेंगे, अन्यथा छात्र इसमें कोई भी रुचि नहीं लेंगे और जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। इस प्रकार हमने समस्या समाधान विधि को जाना। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना भी समस्या समाधान करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का विकास किसने किया? जॉन डेवी, सीवी गुड, फ्रॉबेल या सुकरात? दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो जॉन डेवी हैं उन्होंने इसका विकास किया। सुकरात जो थे इन्होंने इसे प्रारंभ जरूर किया लेकिन विकास जॉन डेवी ने किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्या समाधान विधि में अधिक महत्व दिया जाता है तार्किक निष्कर्षों को, मूल्यांकनों को, प्राकृतिक निष्कर्षों को या मानसिक निष्कर्षों को? दोस्तों हमने पढ़ा था कि जब समस्या समाधान किया जाता है, इसके स्टेप्स पढ़े थे जब कहा था कि जिसका बुद्धि तेज होगी और जिसका डेटा कलेक्शन अच्छा होगा वही समस्या समाधान को अच्छे से कर सकता है। तो समस्या समाधान विधि में जो महत्व दिया जाएगा वो किसका होगा? मानसिक निष्कर्षों का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तम समस्या वह है जिसके समाधान के साधन आसानी से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल सही, वही समस्या उत्तम होती है जिसके साधन आसानी से उपलब्ध हो सके। हमने कहा था कि ऐसी कोई भी समस्या छात्रों के सम्मुख न रखी जाए जिसके साधन उपलब्ध ना हो। तो सहज जिसके चयन एवं समाधान में बालकों की भूमिका प्रमुख हो। बिल्कुल, क्योंकि यदि आप शिक्षण समस्या समाधान विधि से करते हैं तो उसमें बालकों की भूमिका होनी चाहिए और शिक्षक की भूमिका यहाँ पर एक मार्गदर्शक की होती है। अतः यह कथन भी सही है। जो अधिक से अधिक क्रियात्मक वह उपयोगी हो, ये भी सही है क्योंकि छात्र इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समस्या समाधान विधि से सामाजिक समस्याओं को हल करना सीखते हैं। बिल्कुल, छात्र सामाजिक समस्याओं को हल करना सीखते हैं, तथ्यों का संग्रह करना सीखते हैं। बिल्कुल, हमने कहा था कि जब समस्या पहचान ली जाती है तो उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये भी सही है। तथ्यों को व्यवस्थित करना सीखते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।